इंडक्टर पढ़ चुके हैं हम, फेजर डायग्राम पढ़ा था। फेजर डायग्राम के साथ हमने पढ़ा था एसी सर्किट विद रेजिस्टर एंड इंडक्टर, सेपरेटली पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट के अंदर अगर ओनली कैपेसिटर है तो ईएमएफ और करंट में क्या फेज रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। देखो किस तरह से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली, तो बना लेते हैं एसी सर्किट। ये एसी सोर्स है, एसी सर्किट विद कैपेसिटर। जब एसी सर्किट विद रजिस्टर का था तो हमने रजिस्टर लगा लिया था, इंडक्टर का था तो इंडक्टर लगा लिया था। अब कह रहा है एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली, तो कैपेसिटर लगा लिया हमने। ये है एसी सर्किट विद कैपेसिटर। ये एसी का सोर्स है, एसी का सोर्स है तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हर डेरिवेशन के अंदर हम ये करते हैं कि हमने इतनी ईएमएफ दी है ना, तो इसके अंदर जो करंट बना है उसको करंट का फेज रिलेशनशिप क्या है इससे ये निकालना है। तो ईएमएफ से स्टार्ट करके हमने करंट निकालना होता है, फिर उसका फेज रिलेशनशिप देखते हैं ईएमएफ के साथ क्या है। अब तक ये किया है, अब भी ये करेंगे। तो ये गिवन, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालना तो कैसे निकालें, देखो कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर हमने जब भी कैपेसिटर पढ़ा था तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Q इक्वल टू सी वी। ये V क्या है, वोल्टेज, और ये V वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज को हमने इससे डिनोट कर रखा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। V की जगह ये आ जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ वोल्टेज होती है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सी, ई की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्यू आ गया हमारे पास। हमने निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट अगर निकालना है तो करंट तो होता है डी क्यू बाई डी टी। करंट तो होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। इसका मतलब क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट आएगा, है ना। क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये रहा क्यू। इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जो भी क्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लो। डी क्यू बाई डी टी, इसका मतलब क्यू का डिफरेंशिएशन करना है। क्यू का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये है डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू ये है सी, ये ईएमएफ की पी की वैल्यू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। सी और ई नोट को बाहर निकाल लिया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में ओमेगा और आएगा, क्योंकि इस एंगल का भी साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका ओमेगा और आ जाएगा। तो ओमेगा को हम पहले लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ओमेगा यहाँ पे पहले लिखो, ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, इतना आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट और इसको 1 बाई ओमेगा सी, ये कोस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये ई नोट अपन में 1/ओमेगा सी लिख लिया, और 1/ओमेगा सी है ना, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो यही सेम फॉर्मूला बन जाएगा फिर। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ई नोट एज इट इज, और ओमेगा सी है ना, इसको नीचे लिख लिया 1/ओमेगा सी, क्योंकि 1/ओमेगा सी ऊपर जाके यही फॉर्मूला बनाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कोस ओमेगा टी। ठीक है,
और इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले जो लिखा था वो तो एज इट इज, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये साइन 90 प्लस थीटा लिख लिया हमने, 90 पे साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो कोस ओमेगा टी की जगह हम ये लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होती है। हमने कोस को साइन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर करना है, हमने इसको इससे कंपेयर करना है, और इसमें साइन थीटा है तो इसमें भी साइन थीटा ही बनाना पड़ेगा, तभी एंगल कंपेयर हो सकता है। तो कोस थीटा को हमने साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो इतना आ गया, इतना आ गया। तो इसको देखो आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको आगे हम ये लिख सकते हैं, ये ई नोट एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी। एक्स सी क्यों लिखा है अभी बताते हैं, ये बाकी आगे वाला एज इट इज, ये है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको एक्स सी क्यों लिखा हमने, देखो यहाँ पे हम करंट सोल्व करने जा रहे हैं, करंट, तो ये करंट है और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। यहाँ पे आई नोट आता था, आई नोट पीक वैल्यू, और यहाँ पे अगर पीक वैल्यू करंट की आएगी तो करंट होता था ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर का, ये रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर का। तो जो हमने ये एक्स सी यहाँ पे लिया है ना, हमने जो एक्स सी लिया है, ये एक्स सी क्या है, एक्स सी की वैल्यू क्या ले ली, वन बाई ओमेगा सी, वन बाई ओमेगा सी की जगह हमने एक्स सी लिख दिया, सी नीचे है, तो ये वन बाई ओमेगा सी, ये क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, कि इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर कितनी अपोजिशन लगाता है करंट को। तो जो भी अपोजिशन लगाता है रेजिस्टर, जो भी अपोजिशन कैपेसिटर लगाता है वो इतनी है। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था ना, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे हम। सिंपल रेजिस्टर का अपोजिशन है उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, इंडक्टर का अपोजिशन है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर का अपोजिशन है ना, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नाम याद रखना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, या फिर अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, अगर ये रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस तो करंट होता है, तो ये आई नोट बन गया फिर यहाँ पे, आई नोट, ये आगे वाला एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इतना हो गया। तो हमने यही निकालना था, ईएमएफ से स्टार्ट करके करंट निकालना था, है ना। और हमने इसकी जगह आई नोट लिख दिया, तो साथ में बता भी देंगे कि हमने जो आई नोट लिखा ना, वो इसकी जगह लिखा है ई नोट बाई एक्स सी की जगह। तो हमने आई नोट लिखा वो कहाँ पे लिखा है, ई नोट बाई एक्स सी की जगह लिखा है, ये साइड में बता दिया हमने। तो अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे, ये इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को कंपेयर करो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें तो साइन ओमेगा टी है, और सेकंड इक्वेशन इसमें ओमेगा टी प्लस 90 है ना, और हमने फेज ही कंपेयर करना होता है। तो क्या समझ में आया, हमारे हमारे समझ में ये आया कि करंट का फेज है ना, वो ओमेगा टी के प्लस में 90 है, तो करंट का फेज है वो 90 डिग्री आगे है। हमने इंडक्टर में पढ़ा था ना, इंडक्टर के अंदर यहाँ पे माइनस था, माइनस का मतलब करंट 90 डिग्री से पीछे था, अब यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब कैपेसिटर हो 90 डिग्री से आगे है, कैपेसिटर का करंट आगे है। तो हमने क्या कंपेयर किया, हमने ये कंपेयर किया कि ईएमएफ और करंट, और ईएमएफ और करंट कब, जब सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है। तो जब एसी सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है, तो ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसमें आगे कौन है, करंट आगे है। तो करंट लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, है ना, करंट आगे है तो करंट लीड करेगा, करंट लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। या फिर दूसरी वर्डिंग में कह सकते हैं कि ईएमएफ 90 डिग्री से पीछे चलती है, ये तो आगे चलता है ना, तो ईएमएफ 90 डिग्री से पीछे चलती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाई 90 डिग्री और बाई फेज ऑफ पाई बाई टू, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, फेजर डायग्राम जिसको कहते हैं। तो फेजर डायग्राम बना रही है, इसका फेजर डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं,
फेजर डायग्राम हम ये बनाएंगे कि इसके अंदर ओनली कैपेसिटर है, तो ईएमएफ का एंगल है वो ओमेगा टी है, और करंट का एंगल है वो ओमेगा टी प्लस में 90 है। तो देखो फिर, और करंट इसका मतलब आगे है, तो अगर हम ईएमएफ को यहाँ पे कर लें, ईएमएफ का एंगल कितना है ओमेगा टी, तो यहाँ पे ले ली हमने ईएमएफ, और एंगल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये हो गया। तो ईएमएफ अगर यहाँ पे है तो करंट कहाँ पे है, करंट ईएमएफ से भी 90 डिग्री आगे है, तो इससे 90 डिग्री आगे, इससे 90 डिग्री तो यहाँ पे बनेगा है ना, इससे 90 डिग्री तो यहाँ पे, इसका मतलब करंट यहाँ पे, इसका मतलब करंट यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर हमने ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ईएमएफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल है ओमेगा टी, और करंट का कितना है ओमेगा टी प्लस में 90, और ईएमएफ और करंट के बीच में डिफरेंस कितना है 90 का, तो ये पाई बाई 2 का डिफरेंस है, एंगल पाई बाई 2 का। तो इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट होता है हर टॉपिक के अंदर, फेजर डायग्राम। इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने कल यही पढ़ा था, कल ये पढ़ा था एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। आज पढ़ा है उसी सेम तरीके से पढ़ा है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तीनों के अंदर सेम तरीके से हमने स्टार्ट किया है। तीनों डेरिवेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय। उसके बाद तीनों डेरिवेशन में हमने करंट निकाला, और करंट निकाला तो करंट का उससे रिलेशन देखना है कि ये फेज रिलेशन कितना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आगे आ गया करंट, है ना, तो 90 डिग्री आगे आ गया, इसका मतलब एंगल इस तरफ इंक्रीज होता है ना, इस तरफ एंगल इंक्रीज होता है, तो करंट आगे दिखा दिया। अगर करंट पीछे होता तो इससे पीछे हम इधर दिखा देते। तो इंडक्टर का सोल्व किया था ना, उसमें करंट पीछे था, तो करंट हमने यहाँ पे दिखाया था। आज करंट आगे है तो आगे दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे एसी सर्किट, एसी सर्किट containing AC circuit with resistor and inductor। AC circuit with resistor and inductor only। अब तक हमने एक एक कंपोनेंट पढ़े हैं, एक एक कंपोनेंट, या तो ओनली रजिस्टर था, या ओनली इंडक्टर, या ओनली कैपेसिटर। अब दो दो कंपोनेंट पढ़ेंगे। एसी सर्किट के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन से, रजिस्टर एंड इंडक्टर, और ये सीरीज में है, पैरेलल में भी हो सकते हैं, पहले सीरीज में पढ़ेंगे। तो जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है, एसी सर्किट, तो ये एसी सोर्स है, इसके साथ रजिस्टर हो गया, फिर क्या कह रहा है इंडक्टर, ये इंडक्टर हो गया, ये हो गया एसी सर्किट विद रजिस्टर एंड इंडक्टर। रजिस्टर है तो आर और इंडक्टर है तो एल। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इसमें भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, ईएमएफ ये है, तो इस सर्किट में करंट बढ़ेगा ना, उसका फेज रिलेशनशिप क्या है वही चेक करेंगे, हर डेरिवेशन के अंदर यही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इस जैसे ही सोर्स ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और करंट इसमें से जाके यहाँ पे आएगा। जैसे करंट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ना वो वी आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ना वो इंडक्टर के अक्रॉस होगी, तो इसको वी एल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी एल, तो इसको वी एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट वही है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, एसी सोर्स ये है तो ये ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर अगर ओनली रजिस्टर कनेक्ट किया था तो क्या आया था, ओनली इंडक्टर कनेक्ट किया था तो क्या आया था। तो पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि अब तो हमने दोनों कनेक्ट किए हैं ना, तो दोनों कनेक्ट करने से पहले अलग अलग देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन व्हेन ओनली
register is connected, when only register is connected to AC circuit, when only register is connected to AC circuit, और ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट है तो हमारा आंसर क्या आया था, दोनों सेम फेज में आए थे। जब रजिस्टर कनेक्टेड था ना तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आए थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट देन ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, वो सेम फेज में थे, दे आर इन सेम फेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जब ओनली इंडक्टर कनेक्टेड था तो क्या था, लिख लेते हैं व्हेन ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट, ओनली इंडक्टर कनेक्टेड था तो क्या था, जो हमने कैपेसिटर पढ़ा ना, ये कैपेसिटर पढ़ा है, इससे उल्टा था। तो ओनली इंडक्टर था ना तो ईएमएफ आगे थी और करंट पीछे था, करंट पीछे था, तो क्या लिखेंगे व्हेन ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट, तो उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था, 90 का था, तो हम लिख लेंगे व्हेन ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट देन करंट lags behind, current lags behind EMF by पाई बाई 2, ये करंट EMF से 90 से पीछे चल रहा था, 90 के एंगल से। ठीक है, जो बात हमने यहाँ पे लिखी ना इसका अब डायग्राम बनाते हैं, जो बात हमने यहाँ पे लिखी इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ऐसे बनेगा डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम है। तो जब सर्किट में ओनली रजिस्टर है तो दोनों सेम फेज में है, करंट और ईएमएफ आर इन सेम फेज। तो ओनली रजिस्टर है तो यहाँ पे बना लेते हैं कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में है और उनका एंगल था ओमेगा टी, उनका एंगल कितना था, ओमेगा टी। तो करंट और ईएमएफ सेम फेज में थे तो ईएमएफ भी यहाँ पे थी और करंट भी यहीं पर था, दोनों सेम फेज में। ठीक है, जब सर्किट के अंदर इंडक्टर है, इंडक्टर है तो क्या है, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, करंट पीछे चल रहा है ईएमएफ से, और करंट पीछे चल रहा है इसका मतलब ईएमएफ आगे है, इसकी ईएमएफ आगे है इंडक्टर की, है ना। यहाँ पे देखो जब सर्किट के अंदर इंडक्टर कनेक्टेड है तो करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2, करंट पीछे चलता है ईएमएफ से, तो इंडक्टर की ईएमएफ आगे है, इसका मतलब करंट पीछे है और ईएमएफ आगे। तो देखो करंट तो यहाँ पे है ना, सर्किट का करंट तो यहाँ पे है और इंडक्टर की ईएमएफ है वो आगे है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ईएमएफ 90 डिग्री से आगे है और ईएमएफ 90 डिग्री से आगे है तो यहाँ पे आएगी। फिर अगर करंट यहाँ पे है और करंट 90 से पीछे है तो करंट 90 से पीछे तो ऐसे हो सकता है ना, इससे 90 पीछे करंट तो ऐसे हो सकता है ऐसे कि यहाँ पे अगर इंडक्टर की वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट पीछे 90 से तो ऐसे हो सकता है, ये पीछे है। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया, क्या डायग्राम बना लिया कि सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर है तो ये दोनों सेम फेज में, तो ये दोनों सेम फेज में है, तो सर्किट का करंट यहाँ पे आ गया। और इंडक्टर कनेक्टेड है तो करंट पीछे चलेगा, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2, इसका मतलब करंट पीछे और करंट पीछे तो ईएमएफ आगे है, कितने एंगल से आगे है, 90 डिग्री से, तो इंडक्टर की ईएमएफ आगे है, ये इंडक्टर की ईएमएफ। यहाँ पे रजिस्टर की थी ना, रजिस्टर की, तो इसको भी हम वी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी आर से, ईएमएफ ऑफ ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर। तो देखो एक वोल्टेज यहाँ पे है और एक वोल्टेज यहाँ पे है, ये वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस, ये वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस, और दो वोल्टेज यहाँ पे है तो इन दोनों का रिजल्ट तो बीच में आएगा, इन दोनों का रिजल्ट तो बीच में आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं बीच में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में, तो इसका पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह करके पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसके पैरेलल में एक लाइन और इसके पैरेलल में एक लाइन, ऐसे करके ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसका मतलब इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगी, इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज
इस सर्किट के अंदर यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगी और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगी, तो इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज, तो एक वोल्टेज यहाँ पे है, एक वोल्टेज यहाँ पे है, दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज बीच में आएगी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे, तो इन दोनों का रिजल्ट है वो इसके इक्वल आएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट है बीच में आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉसिस को सोल्व कर लेते हैं हम, तो पैरेललोग्राम लॉसिस को सोल्व करते हैं अब। पैरेललोग्राम लॉ से सोल्व कर लो या फिर पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर लो, किससे कर लो सेम आंसर आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जैसे ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल अगर हमने ले ली तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये रहा हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, और ये साइड किसके इक्वल है वी आर, ये साइड किसके इक्वल है वी आर, वोल्टेज देख रहे हैं हम, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, और ये साइड तो इसकी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों इक्वल है, और इस साइड पे क्या है वी एल, इस साइड पे क्या है वी एल, इतना आ गया। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास अभी ये आया था वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये अंडर द रूट आ गया, ये अंडर द रूट आ गया। पैरेललोग्राम लो लगाते हैं ना तो भी ऐसे आता, देखो इसमें पैरेललोग्राम लो लगाते तो ये रिजल्टेंट था, पैरेललोग्राम लो लगाते तो आता अंडर द रूट, अंडर द रूट ये ए लगा लो, इसका ए स्क्वायर, ए पे क्या है वी आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम लो लगाते तो भी ये रिजल्टेंट आता अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए आगे वाला नहीं आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, और रिजल्टेंट वोल्टेज है तो यहाँ पे आएगा करंट इनटू में रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो E इक्वल टू आई आर होती है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज है तो I इंटू में R, और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को Z से, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस तो R है, और इसका रेजिस्टेंस हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है XC से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका XL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है तो वोल्टेज तो आई आर होता है, तो आर है टोटल रेजिस्टेंस, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको इम्पीडेंस कहते हैं, इसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस क्या होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, ये वोल्टेज है तो यहाँ पर भी आई आर आएगा, ये वोल्टेज तो रेजिस्टर के अक्रॉस है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस है तो सिंपल आई आर आ गया। ये वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस है, और ये वोल्टेज है तो ये भी आई आर होता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस है ना, इसलिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो एक्सएल होता है। यहाँ पे अगर वीसी होता ना कैपेसिटर के अक्रॉस तो एक्ससी हो जाता, ये इंडक्टर के अक्रॉस है तो इंडक्टर की वोल्टेज है वो आई आर, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है एक्सएल, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कल पढ़ा था हमने, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो आगे ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है इसका, तो आई स्क्वायर कॉमन आगे बाहर निकालेगा तो आई आ जाएगा, आई से आई कट जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो आई आ गया, आई से आई कट गया तो जेड की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू अगर जेड क्या है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो इतना आ गया हमारे पास जेड, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल स्क्वायर, तो ये आ गया इम्पीडेंस। और यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू क्या है, कल हमने पढ़ा था, एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, ओमेगा एल। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, देखो हमने ये सर्किट पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट विद रेजिस्टर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर में हमने ईएमएफ से स्टार्ट किया, है ना, और ईएमएफ से स्टार्ट करके हमने तो करंट निकालना होता है ना, करंट। तो देखो फिर हमने डायग्राम बना लिया कि सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टर है ना,
तो ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं, तो दोनों सेम फेज में। और जब उसके अंदर इंडक्टर होता है ना, तो करंट पीछे होता है, ईएमएफ आगे होती है, तो ईएमएफ आगे बढ़ा दी और करंट यहीं पे। एक वोल्टेज यहाँ पे है, एक वोल्टेज यहाँ पे, तो दोनों का रिजल्ट आ गया बीच में, तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये है। सर्किट का करंट ये है और रिजल्टेंट वोल्टेज ये है, और रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में ये एंगल हम फाई ले लेते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का ये एंगल फाई ले लेते हैं। तो अब बताओ कौन सा आगे है? इस सर्किट में अगर हम देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज तो ये है और सर्किट के अंदर करंट ये है, तो इधर से चले तो पहले आया करंट, फिर आई ईएमएफ, तो ईएमएफ आगे है, ईएमएफ का एंगल ज्यादा है ना, तो ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है। अगर सर्किट के अंदर रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है तो ईएमएफ लीड्स द करंट बाय एंगल फाई, और ये फाई कितना एंगल है ये हम सोल्व करेंगे। तो फाई एंगल को सोल्व कर लेते हैं। देखो ऐसे सोल्व करेंगे, फेज निकाल लेंगे। अब फेज का मतलब पहले जो फेज 90 डिग्री आ रहा था ना, वो फेज अब कितना आएगा, तो देखो इससे निकालते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो इसका टेंजेंट फाई ले लेंगे हम। टेंजेंट फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर तो देखो ये और ये सेम है, ये साइड सेम है, ये वीएल है ना, तो यहाँ पे वीएल लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट फाई निकालूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वीएल बाई ये कितना है वी आर, ये साइड कितनी है वी आर, तो टेंजेंट फाई आएगा वीएल बाई वी आर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, फेज निकालेंगे। फेज निकालेंगे तो टेंजेंट फाई वी एल बाई वी आर, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं आई आर, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो एक्सएल होता है, इसको भी आई आर लिख सकते हैं, और कैपेसिटर ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस तो आर ही होता है, आई से आई कट गया, एक्सएल बाई आर आ गया। तो फेज कितना है एक्सएल बाई आर। फाई निकालना है तो टेंजेंट को इधर ले जाओ, और फाई निकालना है तो टेंजेंट को इधर ले गए, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स एल बाई आर। तो कितना एंगल आया, एंगल की वैल्यू यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे ना, तब आएगी एंगल की वैल्यू। तो हमारा फेज डिफरेंस इतना आ गया है ना, कि करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। तो फाई है तो आगे कौन है, ये फेज डिफरेंस फाई तो निकाल लिया हमने, इनमें से आगे कौन है, तो यहाँ पे करंट है और ईएमएफ रिजल्टेंट यहाँ पे है, तो ईएमएफ आगे है ना, ईएमएफ आगे है, तो इसका मतलब करंट पीछे है ना, करंट पीछे है। और करंट पीछे है तो हम इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे कि इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाई, करंट पीछे है ना, और करंट पीछे है तो हम इतना लिख लेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव। ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों किया, क्योंकि ईएमएफ थी ना, उसका एंगल ओमेगा टी था ईएमएफ का, और हम करें करंट पीछे है। इस डायग्राम से हमने देखा कि करंट पीछे है फाइव एंगल से, है ना, करंट पीछे फाइव एंगल से, तो ये ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। ये ईएमएफ है ना, रिजल्टेंट ईएमएफ, रिजल्टेंट ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, तो ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, हॉरिजॉन्टल से ये सारा ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और करंट और रिजल्टेंट ईएमएफ के बीच में एंगल है फाइव, तो करंट पीछे है, तो करंट पीछे है तो हमने ऐसे लिख दिया कि करंट है ना वो फाइव एंगल पीछे है, तो ओमेगा टी में फाइव कम कर दिया, तो ये क्या गया इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट। और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस फाइव का है। जब सर्किट के अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है, अब सेम तरीके से आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब सर्किट के अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्हेन AC circuit, when AC circuit has resistor and capacitor, resistor and capacitor। तो AC सर्किट में रेजिस्टर एंड कैपेसिटर है, तो किस तरह से हम करंट और ईएमएफ का फेज रिलेशनशिप निकालेंगे, तो सेम उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे। पीछे वाले में अगर कोई पॉइंट रह भी गया तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या कह रहा है, एसी सर्किट हैज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर बना लो। ये रही एसी सर्किट, क्या कह रहा है, रेजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, बन गई रेजिस्टर कैपेसिटर। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको वी आर कहते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको वीसी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये एसी सोर्स है तो इसकी ईएमएफ
E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इतनी आ गई। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जैसे बाकी में पढ़ा था कि हम ईएमएफ से स्टार्ट करके करंट निकालेंगे। तो लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितनी है, यही है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने इसमें क्या किया था, जो इसमें क्या था ना वो का सेम करेंगे। हमने लिखा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, उसके बाद हमने ये लाइन लिखी थी, इस सर्किट में ओनली रजिस्टर है ना, तो दोनों सेम फेज में ईएमएफ और करंट। उसके बाद ये लाइन लिखी थी, इस सर्किट में ओनली इंडक्टर है ना, तो सर्किट में ओनली इंडक्टर है तो करंट पीछे रहता है, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई/2। उसमें भी सेम लिखेंगे दोनों पॉइंट। क्या पॉइंट लिखेंगे देखो, इस सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर है, तो सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर है तो ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जब सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है, सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है और ओनली कैपेसिटर है, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि करंट आगे चला जाता है, तो ओनली कैपेसिटर है तो फिर करंट है वो आगे चला जाता है, तो करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड्स द ईएमएफ बाई पाई/2, कि 90 डिग्री से करंट आगे चला जाता है, हमने यही पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। अब इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। इस पीछे भी हमने ये क्या था, दो पॉइंट लिख कर इनका डायग्राम बना लिया, तो बना लेते हैं डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम इसी से बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ रखा उसी से। सर्किट के अंदर अगर ओनली रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर है, तो उसकी वोल्टेज और उसका करंट सेम फेज में है, और सेम फेज में तो एक लाइन के ऊपर आएंगे। और सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है और ओनली कैपेसिटर है तो करंट आगे होगा, अभी पढ़ा था करंट लीड्स द करंट बाई पाई/2, तो करंट आगे है और करंट आगे है, इसका मतलब 90 डिग्री से वोल्टेज पीछे है कैपेसिटर के अंदर, तो 90 डिग्री से वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज इधर बनानी पड़ेगी फिर तो 90 डिग्री से वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज इसकी ये होगी कैपेसिटर की, है ना, कैपेसिटर की वोल्टेज ये होगी यहाँ पे। अब इसका हम डायग्राम बना लेंगे। तो देखो एक वोल्टेज यहाँ पे है और एक वोल्टेज यहाँ पे है, दोनों का रिजल्ट तो बीच में आएगा, एक वोल्टेज यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके यहाँ से पैरेललोग्राम बना लो, ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लेंगे, पैरेललोग्राम बन गया। एक वोल्टेज यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों का रिजल्ट बीच में, तो दोनों का रिजल्ट आएगा बीच में, तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ है, ये रिजल्टेंट ईएमएफ, रिजल्टेंट करंट तो यहाँ पे था, है ना, और रिजल्टेंट ईएमएफ यहाँ पे है, और करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल हम फाई ले लेते हैं, हमें पता नहीं कितना एंगल है, नहीं पता तो फाई ले लेते हैं जैसे पीछे लिया था। तो जब सर्किट के अंदर ओनली करंट और जब सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टर है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, और जब कैपेसिटर है तो करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होती है, तो करंट यहाँ पे तो वोल्टेज पीछे कर दिया हमने कितने एंगल से, 90 के एंगल से, ये एंगल 90 है पाई/2, है ना, तो वोल्टेज पीछे है पाई/2 से। एक वोल्टेज यहाँ पे है और एक वोल्टेज यहाँ पे है, तो दोनों के रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, और इसको सोल्व कर लेते हैं, इस पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखो फिर इस एक्सिस पे तो क्या है वी आर, तो इस एक्सिस पे क्या है वी सी, और यहाँ पे वी आर है तो ये भी वी आर है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी वी आर है, तो इस पे अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पैरेललोग्राम अप्लाई करो या पाइथागोरस थ्योरम सेम चीज है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें इस साइड का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो कर लेते हैं फिर। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो अंडर द रूट भी हो जाएगा जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। अभी मीटिंग अगर फिनिश हो जाए